मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। पहली बात तो अगर इंक्लाइन प्लेन है मतलब उस प्लेन का कुछ एंगल होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ये बॉल जो भी ढक्कन है वो स्लिप नहीं हो रहा है, लेकिन अगर एंगल मैं बढ़ाता जाऊँ तो एक वैल्यू ऐसी आएगी उसके बाद वो स्लिप कर जाएगा। तो वो एक स्पेशल एंगल हो गया, उसकी हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे बेसिक्स क्या होते हैं उसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, नो फ्रिक्शन। उस केस में क्या होता है, हमारे पास नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, mg साइन थीटा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे पास यही mg साइन थीटा उसको एक्सेलरेट करा देगा। हम बोलते हैं mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा। और इस सवाल में इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए होता नहीं है। अब आपसे पूछ लेंगे कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, दुनिया भर के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला सवाल आ गया है, लेकिन हमें बात करनी है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसका किस तरीके से यूज़ हो सकता है। तो पहला केस हम लेंगे जब ये स्टैटिक है ना। हम मान के चलते हैं अभी ये स्टैटिक है। अगर ब्लॉक स्टैटिक है तो किस तरीके से फोर्सेस लग रहे होंगे। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है, देखो इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी अपना काम करना नहीं छोड़ेगी, इस पर लग रहा होगा mg साइन थीटा, फोर्स अभी भी लग रहा होगा। लेकिन इसे रोके कौन हुआ है, उसको रोके हुए है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू होती है, फ्रिक्शन की कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है। पहली बात तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होता है mg कॉस थीटा। ये हो गई हमारे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अगर mg साइन थीटा इससे छोटा है तो फ्रिक्शन उसे रोक पाएगा। तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि हमारा mg साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस mg कॉस थीटा। यहाँ पर आप देखोगे mg से mg इस तरीके से कट जाते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाती है tan थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। ये आ गई हमारी नो स्लिपिंग की कंडीशन, नो स्लिपिंग। ज़रूर ये जो एंगल है ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल रहा होगा। तो ये आप देखोगे भी, ये अभी हम पहले देख चुके हैं। क्या था ये, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यही बनता है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर वाली बात हो रही थी। यहाँ पर इसका दूसरा नाम दिया जाता है। क्यों दिया दूसरा नाम दिया जाता है, देखो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। आपने कभी देखा होगा रेत का अगर मैं ढेर बनाता हूँ तो हमारे पास रेत का ढेर कुछ इस तरीके से बनता है ना। यहाँ पर आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर एंगल है, उस एंगल से ज़्यादा एंगल अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा रेत डाल दूँ, तो रेत यहाँ से स्लिप होकर के निधर आ जाती है, अपने आप को फिर से रीस्ट्रक्चर कर लेती है। तो वो होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। ये भी वही है हमारे पास, एंगल ऑफ रिपोज जैसे बोला जाता है। दिस इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, यहाँ पे सैंड वाला एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा केस अब बना करके देखते हैं हम। जब हमारे पास ब्लॉक मूविंग है ना, मूविंग। अब मूविंग में बहुत सारे केस हो सकते हैं। या तो हो सकता है इसको मैंने यहाँ से जोर से धक्का मारा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, mg साइन थीटा तो नीचे ही लगेगा, लेकिन रिलेटिव मोशन ऊपर जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन अब नीचे लगता है। या फिर दूसरा केस हो सकता है ये इसी तरफ आ रहा था, इस तरफ आ रहा था, तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन बदलता रहता है। अभी जो हम केस स्टडी करने वाले हैं उसका मैं डायग्राम इस तरीके से बना देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक है, इसका इस तरफ कुछ मोशन हो रहा है, इसके पास फोर्सेस तो वही लगने वाले हैं। हमारे पास mg साइन थीटा इधर लगेगा, mg साइन थीटा, और हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पर लग जाता है इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कैसे हम लिख सकते हैं, देखो mg साइन थीटा चाहता है कि स्लिप होए, माइनस म्यू काइनेटिक इंटू mg कॉस थीटा। mg कॉस थीटा क्या हो गई, नॉर्मल रिएक्शन। ये चाहती है कि एक्सेलरेट ना हो, तो ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गया, डिवाइडेड बाय मास कर दो, या फिर इसी को मैं लिख देता हूँ मास टाइम्स एक्सेलरेशन। आप देखोगे यहाँ पर m से m सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा। रट्टे मारने की कोशिश मत करना, जब भी क्वेश्चन आएगा हम आराम से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले याद करने वाले नहीं है, कॉम्पोनेंट ले लेकर के डायरेक्ट वैल्यूज निकालते चलते हैं इनमें। ठीक है, याद करने की कोशिश मत करो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितने लगे हैं, उसको लिख देते हैं हम F कॉन्टैक्ट।
कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पर से फोर्सेस लगते हैं। इस केस में हमारे पास एक फ्रिक्शन का फोर्स तो हमें दिख ही रहा है, दूसरा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगी होगी। तो यहाँ पर एफ कॉन्टैक्ट की जो वैल्यू हो जाती है उसमें नॉर्मल रिएक्शन और ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर है ना, इस तरीके से उसका जो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगी थी, एम जी कॉस थीटा उसका स्क्वायर, प्लस फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगता है, म्यू काइनेटिक इंटू एम जी कॉस थीटा इसका स्क्वायर। ये वाला जो कंपोनेंट है ये था हमारा नॉर्मल और ये था हमारा फ्रिक्शन, है ना। इस तरीके से हमारा नॉर्मल लगा होगा, इस तरीके से हमारा फ्रिक्शन लगा होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाता है वो होता है हमारा एफ कॉन्टैक्ट। ठीक, तो इसका आप अब कैलकुलेशन करना शुरू कर दो यहाँ से। तो एम जी कॉस थीटा एक्चुअली बाहर आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, एफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तरीके से हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। हमने सारा का सारा यहाँ पर एनालाइज कर लिया किस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा, इस एंगल ऑफ रिपोज को मैं चाहता हूँ आप दोबारा देखो। देखो इस पॉइंट पर, इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ, मान लो अभी ये रुका हुआ है ना, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा था एम जी, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा था, इसके ऊपर इस दिशा में लग रहा होगा कुछ फ्रिक्शन, तभी वो रुका हुआ है, और इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 है, तभी तो ये रुका हुआ है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो एग्जैक्टली इस एम जी के ऑपोजिट होगा, उसको बैलेंस करेगा, तभी वो काम आएगा। और हमारा जो थीटा आया था वो कौन सा था, यही आया था हमारा थीटा ना। तो अगर इसका जो स्लोप का एंगल है थीटा वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा ना। इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। इस केस में क्या हो गया, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन इधर लगी थी, फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगा था, टोटल एम जी इधर लग रहा था, है ना। एम जी के फिर हमने 2 कॉम्पोनेंट किए थे इस तरीके से, तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा बड़ा हो जाता है फ्रिक्शन से, तो इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल फोर्स एम जी को काउंटर नहीं कर पाता है ये वाला टोटल जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसलिए हम फिर ब्लॉक इस तरीके से स्लिप करना शुरू हो जाता है। अब इसके कुछ ग्राफ्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, उन ग्राफ्स को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसके नोट्स लेना चाहो, मन कर रहा है तो ले लो, हम फिर देखते हैं ग्राफ्स। मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के कुछ ग्राफ बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं। उनका शेप देख के आपको पता चल जाएगा, हाँ इस पे सवाल तो आना चाहिए, आ सकता है, अच्छा दिख रहा है देखने में ग्राफ। तो देखो किस तरीके से चीज़ें, पहली बात तो यहाँ पर ये एंगल है थीटा, हम एंगल थीटा की वैल्यू कम या ज़्यादा करते जाते हैं, उसके हिसाब से हमें कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं। तो क्या वैल्यूज़ देखें, सबसे पहले सबसे सिंपल सी चीज़ ले लेते हैं हम, नॉर्मल रिएक्शन थीटा के साथ किस तरीके से वेरी करेगी। हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन होता है एम जी कॉस थीटा, है ना, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जैसे हमें कुछ ग्राफ मिलने वाला है इस तरीके से, कॉस थीटा यानी यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, एम जी के बराबर। थीटा की वैल्यू 0 है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी के बराबर हो जाएगी, बहुत ही सिंपल। ओके, अब मैं फ्रिक्शन का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर फ्रिक्शन में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, पहले तो अवेलेबल फ्रिक्शन कितना होता है, दूसरी चीज़ हमें कितने फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो अवेलेबल फ्रिक्शन कितना होता है, उसको मैं लिख लेता हूँ एफ अवेलेबल, या फिर उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं ना, एफ एल, वो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। अब नॉर्मल रिएक्शन का ग्राफ ऐसा है, इसको आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो फ्रिक्शन अवेलेबल होगा वो भी हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आने वाला है, ऐसा, है ना। लेकिन हमें कितने फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, फ्रिक्शन तो उतना ही लगता है जितने की ज़रूरत होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। एफ नीडेड उसको मैं लिख देता हूँ, है ना, नीडेड कितना ज़रूरत है टू स्टॉप मोशन, उसकी वैल्यू हो जाएगी वो एम जी साइन थीटा को रोकने की कोशिश करता है ना। इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और इस तरफ लगता है हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स एफ। कभी भी इससे ज़्यादा नहीं लगेगा भले कितना भी अवेलेबल हो। और एम जी साइन थीटा यहाँ पर अगर मैं बनाने जाऊँ तो मेरे पास इस तरीके से कुछ ग्राफ आने वाला है, ऐसा, है ना। एम जी साइन थीटा इस तरीके से जाता है हमारे पास, थीटा की वैल्यू, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखी थी यहाँ पे हमने, 90 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है 90 डिग्री। अब देखो हमें चाहिए तो होता है काफ़ी ज़्यादा फोर्स,
जिस वक्त थीटा की वैल्यू पूरी 90 कर दो, यानी ब्लॉक इस तरीके से ये इंक्लाइन हमारा वर्टिकल हो गया, अब यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे गिरने से रोकने के लिए हमें कितना फ्रिक्शन चाहिए होगा, इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर भी mg की तरफ फ्रिक्शन लगा दो तो ये रुका रह जाएगा। इतना ही चाहिए हमें, ये इसके बराबर है, लेकिन उतना मिलेगा नहीं। मिलता कितना है, इतना। तो हमारे पास जो एक्चुअल फ्रिक्शन का ग्राफ आ जाएगा वो ये आ जाता है, ये यही वाला फिर से रिपीट हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। और ये पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है, ये पॉइंट वो सिग्निफाई करता है कि इस पॉइंट के बाद जो फ्रिक्शन की ज़रूरत है हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन उससे कम है, यानी कि स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज थीटा आर होता है, ये एंगल ऑफ रिपोज, वहीं पर तो स्लिपिंग स्टार्ट होती है ना। तो इसलिए ये ग्राफ, अब बताओ ये ग्राफ देख के नहीं लग रहा क्वेश्चन आना चाहिए इस पर। ऑलराइट, अगर यहाँ पे तो हमने अज्यूम कर लिया था कि हमारा थीटा, सॉरी, जो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है दोनों की वैल्यू सेम है। कई बार हमें बताया जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के। कई बार हमारे पास म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होती है म्यू के से। उस केस में ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अचानक से फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी और ये जो होगा, ये वाला ग्राफ आप बना लो, म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, ये वाला हो जाता है हमारा दिस इज एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर। और इस ग्राफ की जो वैल्यू है ये तो एक्चुअली हमारे जितना नीडेड वाला फ्रिक्शन है वो तो होता है एम जी साइन थीटा, उतनी ही फ्रिक्शन की तो ज़रूरत होती है। ये अभी भी है एम जी साइन थीटा। ये जो पीक वैल्यू होगी, ये जो हमें पीक वैल्यू दिखाई दे रही है, अच्छा ये दोनों पीक मैच नहीं करेंगे, वो किस्मत से तुक्का भिड़ गया यहाँ पर तो मैच हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है ये उसके बराबर ही आएगी, एक्चुअली ऊपर जाना चाहिए। इसको मैं ऊपर बनाता हूँ, काफ़ी ऊपर तक आ सकता है, आई डोंट नो कहाँ तक आएगा। इस तरीके का हमारे पास ग्राफ होता है। अच्छा, अब हमसे पूछ लिया जाए, मान लो एफ का ग्राफ बनाओ। एफ क्या चीज़ है, एफ इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का ग्राफ आप किस तरीके से बना सकते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स की जो वैल्यू आई थी वो हमने देखा था, उसकी वैल्यू आती है एम जी कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। ये हम देख चुके हैं। इसको समझने का ऐसे भी मतलब देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, एक फ्रिक्शन होता है, उसका कुछ टोटल इस तरीके से रिजल्टेंट होता है। देखो जब तक हमारे पास स्लिपिंग नहीं हो रही है तब तक हमारे पास नीचे लग रहा था अगर ब्लॉक पे एम जी, तो इस पर नॉर्मल और फ्रिक्शन मिला करके दोनों इस एम जी के एग्जैक्टली बराबर होंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो इक्विलिब्रियम में है। तो जब तक स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होती है, कब होती है स्लिपिंग स्टार्ट, वो होती है थीटा आर पे, तब तक हमारे पास इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी जो होती है एम जी के बराबर। और एक बार अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो गई फिर तो हमारे पास फ्रिक्शन ऐसे लगता है, कुछ एक नॉर्मल भी लगती होगी, तो फिर हमारे पास फिर कुछ ऐसा ग्राफ आ जाता है। यहाँ पे देखो 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये हमारे पास, ये तो है ड्यूरिंग स्लिपिंग, है ना, ये है स्लिपिंग, और दूसरा हमें लिखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दौरान कांटेक्ट फोर्स की नेट वैल्यू होती है एम जी के बराबर। आफ्टर दैट वो बन जाता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा इस तरीके से, तो आप ये भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग दो ग्राफ हैं यहाँ पर, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें ग्राफ समझने दें। पहला सवाल, a body slides down a rough inclined plane of angle of inclination 30 degree and takes time twice as great as the time taken in slipping down an identical frictionless plane. Find the coefficient of friction between the body and the plane. तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हमारे पास अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे पास टाइम लगता है t, फ्रिक्शन होगा तो हमारे पास 2t टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो पीछे भी फोर्स है, तो वो धीरे धीरे आएगा, तो वो ज़्यादा समय लगेगा। कितना हमें रिलेशन हुआ है, ट्वाइस टाइम लगता है। दोनों केसेस में अलग अलग आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करो, एक्सेलरेशन के हिसाब से दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों के लिए एस की वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं, यू तो 0 था हमारे पास,
हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं A1 T1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू A2 T2 का स्क्वायर। आपको T1 T2 का रेशियो पता है, A1 A2 का आप निकाल सकते हो फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की मदद से। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया देखो, सबसे पहले तो मैं एक्सेलरेशन निकाल देता हूँ विद नो फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, जी साइन थीटा, सीधे सीधे इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर हमारे केस में एंगल की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है तो यह जाता है 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है तो टाइम लगता है t। तो A2 की वैल्यू मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ, है ना। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू A2 इंटू 2t का स्क्वायर। यहाँ से A2 की जो वैल्यू आती है, A2 की वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमारे पास फ्रिक्शन है ना, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, अभी हम देख चुके हैं। नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg साइन थीटा, ऊपर लगता है म्यू mg कॉस थीटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आता है, लेकिन उसकी वैल्यू न्यूमेरिक मेरे पास पहले ही आ चुकी है। क्या आती है वैल्यू, वो होती है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, म्यू की वैल्यू हमें पता करनी है, यहाँ पे बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखो जी की वैल्यू है 10, जी साइन थीटा की वैल्यू तो होती है 5 है, तो यहाँ पर आ जाता है 5/4 इज इक्वल टू 5 माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये था हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू इंटू 5 इंटू √3। देखोगे फिर से 5 से 5 से 5 इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास वैल्यू आ जाती है म्यू √3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो म्यू की वैल्यू आ जाती है म्यू इज इक्वल टू √3/4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है। हमने पहले एक्सेलरेशन निकाला जब फ्रिक्शन नहीं था, उसकी वैल्यू आती है 5। टाइम के रेशियो से हमने निकाला कि जब एक फ्रिक्शन होगा तब हमारे पास एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, उसको हमने इक्वेट कर दिया हमारे इंक्लाइन प्लेन के जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन बनी थी वहाँ से। फिर हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है √3/4 इज द करेक्ट आंसर। एक और बहुत ही अच्छा सवाल देख लेते हैं। A block is given an initial velocity so that it goes up a rough inclined plane of 45 degree. If the time of descent is twice the time of ascent, the coefficient of friction is। पहली बात तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक बार इसको स्पीड दे के छोड़ दिया तो ये ऊपर जाएगा, फिर बाद में नीचे आएगा, और दोनों में अलग अलग टाइम लग रहा है। देखो, अगर एक्सेलरेशन दोनों तरफ केस में सेम होता तो सेम टाइम लगना चाहिए था फॉर सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। लेकिन होता है क्या है, जब ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो एक तरफ फ्रिक्शन इधर लगता है, और जब ये नीचे आता है तो फ्रिक्शन उस तरफ लगता है हमारे पास। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ऊपर जाते समय फ्रिक्शन ये होता है, इधर आते समय फ्रिक्शन ये होता है। तो बताओ किस में समय ज़्यादा लगने वाला है, डेफिनेटली इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगर इसमें हमारे पास टाइम लगा था t, तो हमारे पास इसमें टाइम लगेगा 2t, क्योंकि ये जल्दी से डिसेलरेट हो गया है ना, वहाँ पे जाकर के जल्दी रुक गया, फिर धीरे धीरे आएगा, क्योंकि इसका नीचे की तरफ अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम है। दोनों के केस में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है पता करो, टाइम से रिलेट करो। अगेन हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो अब यहाँ पर एक में आपको फाइनली ना vt माइनस हाफ at² टाइप का यूज़ करोगे। अगेन यहाँ से हमारे पास रिलेशन जो आ जाता है मैं आपको बता देता हूँ, A1 T1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू A2 T2 का स्क्वायर। इस रिलेशन का यूज़ करना है आपको। तो अब वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पहले मैं तो ये बात बता दूं आपको, जब मैंने मान लो इसको यहाँ से ऊपर फेंका ना, मान लो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर से घूम करके नीचे आएगा वापस, तो अब इसकी स्पीड नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगी ना, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे v इज इक्वल टू u प्लस at। वहाँ पर एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा और आपके पास वेलोसिटी भी एक्चुअली अलग अलग आने वाली, क्योंकि वहाँ पे लॉस हो रहा है थोड़ा थोड़ा एनर्जी का, तो यहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करेगी।
हमें तो ये चीज़ यहाँ पर करनी है। ऑलराइट, गोइंग अप उस केस में क्या हो रहा होगा, हमारे पास फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, इसके ऊपर नेट फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, देखो इसके ऊपर एक ग्रेविटी का भी तो पूरे समय फोर्स लग रहा है, इस तरफ लग रहा होगा ग्रेविटी का, इस तरफ लग रहा होगा ग्रेविटी का। तो हमारे पास जो टोटल फोर्सेज आ जाते हैं वो हो जाता है mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखो हमारे पास m से m कट जाता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा सेम है, पता है क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, तो यहाँ पर इसी को मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू g अपॉन √2 इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक, अब आते हैं कमिंग डाउन। इस केस में क्या हो रहा होगा, हमारे पास अब डायरेक्शन चेंज हो गया है फ्रिक्शन का, अब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इस तरीके से mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा जो कि फ्रिक्शन है इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। m से m सारे के सारे कट जाते हैं, इस बार जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है एक्सेलरेशन, अच्छा अब इनको नाम चेंज करने पड़ेंगे, दिस वाज a अप, इसको लिखो au, है ना, इसको लिख दो a डाउन, इसकी वैल्यू आ जाती है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगेन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दोनों की है 1/√2, क्योंकि थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ g डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1 माइनस म्यू। हमारे पास a अप आ गया, a डाउन आ गया, दोनों की वैल्यू इस तरीके से आ चुके हैं। टाइम एक में ज़्यादा लग रहा है, एक में कम लग रहा है, किस में टाइम ज़्यादा लगा होगा? डेफिनेटली इसमें टाइम ज़्यादा लगा है। अब हमें ये वाला इक्वेशन यहाँ पर लगा देनी है, दोनों वैल्यूज रखेंगे, तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अप जाते समय है हमारे पास g अपॉन √2 इंटू 1 प्लस म्यू मल्टीप्लाइड बाय t का स्क्वायर विल बी इक्वल टू g अपॉन √2 इंटू 1 माइनस म्यू इंटू 2t का स्क्वायर। क्या क्या कट जाएगा यहाँ पे, g/√2 इस तरीके से कट गया, टी स्क्वायर से ये कट गया, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 4 म्यू, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 5 म्यू इज इक्वल टू 3, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0.6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंक्लाइन प्लेन का एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे कलरफुल ग्राफिक्स के साथ पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट किया है सिर्फ 30 दिन में, 1 महीना 2-2 घंटे वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा आपको। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, तो वहाँ पर आओ, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, व्लॉग्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट बना के ला पाऊँ आपके लिए। तो मिलते हैं फुल कोर्स में या फिर व्लॉग्स में।